दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 26 फरवरी। तो चलिए 26 फरवरी की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उनमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए प्रश्नों की संख्या बहुत कम होती है। क्योंकि डेली करंट अफेयर्स होता है, रोज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको हम शामिल करते हैं। तो संक्षिप्त वीडियो होती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, यानी 26 फरवरी की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। देखिए आज की पहली खबर है, हाल ही में जारी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश 2024 में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या इसे क्या कहते हैं, आईपीओ कहते हैं, आईपीओ से पैसे जुटाने के मामले में शीर्ष स्थान पे है। तो देखिए एक रिपोर्ट आई है, ये इंडस वैली रिपोर्ट है, ठीक है ना। और इसके 2025 के रिपोर्ट के अनुसार इसमें पूछा गया है कि कौन सा देश है जिसने वर्ष 2024 में आईपीओ के माध्यम से पैसे जुटाने के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है भारत और चौथा ऑप्शन है रूस। तो बताइए कि इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश ने वर्ष 2024 में आईपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा पैसा जुटाया है। तो देखिए यह देश है अपना प्यारा भारत, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन सही है। अपने देश यानी भारत ने वर्ष 2024 में आईपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा पैसा जुटाया है। और जानते हैं कितना पैसा जुटाया है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। टोटल जो भारत द्वारा पैसा जुटाया गया है आईपीओ के माध्यम से, यह है 19.5 अरब डॉलर, ठीक है। 19.5 अरब डॉलर का की राशि जो है भारत ने जुटाई है आईपीओ के माध्यम से। अगर इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा करीब, कितना हो जाएगा, 1.64 लाख करोड़, 1.64 लाख करोड़ रुपया लगभग हो जाएगा। 19.5 अरब डॉलर को अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1.64 लाख करोड़ रुपया लगभग, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत ने वर्ष 2024 में आईपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा पैसा जुटाया है दुनिया के सभी देशों में। और ये जो 19.5 अरब डॉलर या 1.64 लाख करोड़ रुपए भारत द्वारा जुटाए गए हैं, यह टोटल आईपीओ का, दुनिया भर के टोटल आईपीओ का लगभग 23% है, ठीक है ना। तो आप मान के चलिए कि अगर 2% और होता तो 25%, यानी दुनिया में जितना आईपीओ से पैसा आया है उसका लगभग 1/4 जो है भारत में आया है, ठीक है। तो यह गर्व करने वाली बात है, ठीक ही है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा कि भारत ने लगभग 23%, परसेंट भी याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न परसेंट में भी पूछ लेता है कि दुनिया में जो आईपीओ से पैसा जुटाया गया है उसका कितना परसेंट, तो लगभग 23% जो है राशि वह भारत में आई है, ठीक है। अब देखिए आईपीओ क्या होता है, आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। एकदम आसान लैंग्वेज में जानते हैं आखिर आईपीओ क्या कहते हैं। आईपीओ का मतलब क्या है, तो आईपीओ का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। ऑफरिंग होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यह होता है आईपीओ का फुल फॉर्म, ठीक है ना। इसे कहते हैं प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं इसे, ठीक है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आखिर ये है क्या। देखिए सबसे आसान लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कोई निजी कंपनी है, ठीक है। मान लीजिए कोई निजी कंपनी है, ठीक है, निजी कंपनी है। मान लीजिए एग्जाम कांकर्स है, एक निजी कंपनी के रूप में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो यह निजी कंपनी है और जब यह पहली बार, यानी एग्जाम कांकर्स अगर पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचेगी, ठीक है ना, क्या करेगी, पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचती है। कोई कंपनी, निजी कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचती है, ठीक है, आम जनता को बेचती है, ठीक है।
बेचती है, और अब चूंकि शेयर बेचना है उसे, तो वह क्या होगी, वह शेयर मार्केट में लिस्टेड होगी, सूचीबद्ध होगी। तो और क्या करती है, और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती है। ठीक है, शेयर बाजार में, और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम कांकर्स है, एग्जाम कांकर्स ने पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचा, तो शेयर बेचने के लिए वो क्या होगी, वह शेयर बाजार में सूचीबद्ध होगी, यानी लिस्टेड होगी। ठीक है, सूचीबद्ध होती है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आईपीओ। ठीक है ना, इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी निजी कंपनी जब पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचती है और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती है, तो इसे कहते हैं आईपीओ। अब मान लीजिए एग्जाम कांकर्स है, अपना चैनल है। ठीक है, एग्जाम कांकर्स है। अब देखिए जैसे पीडब्ल्यू एक कंपनी बन गई है, हो सकता है कल को एग्जाम कांकर्स भी एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाए। ठीक है, तो मान लीजिए एग्जाम कांकर्स है, और एग्जाम कांकर्स ने अपने बिजनेस के विस्तार के लिए, ठीक है, कंटेंट राइटर चाहिए, डिजिटल बोर्ड चाहिए, तमाम सुविधाएं चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि एग्जाम कांकर्स ने अपने बिजनेस के विस्तार के लिए, इसको अधिक पैसों की जरूरत है। अगर बिजनेस विस्तार है तो पैसों की आवश्यकता है। पैसों की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हम जो है इसमें थोड़ा सा विस्तार करना चाहते हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड चाहते हैं, हम कंटेंट राइटरों की एक टीम चाहते हैं, ताकि आसानी से आपको वीडियो उपलब्ध हो पाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, पैसों की मान लीजिए पैसों की आवश्यकता है। ठीक है ना, पैसों की आवश्यकता है, और पैसे कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो वह क्या करेगी, कंपनी अपने बिजनेस के विस्तार के लिए पैसों की जरूरत है, तो वह क्या करेगी, अपने कुछ शेयर की हिस्सेदारी आम जनता को बेचती है। ठीक है, तो मान लीजिए इस कंपनी की वैल्यू कितनी रखी गई, मान लीजिए एग्जाम कांकर्स की जो वर्तमान वैल्यू है वो मान लीजिए 2 लाख रुपए है। ठीक है, 2 लाख रुपए इसकी वर्तमान वैल्यू है, और इस वैल्यू को वह बेचना चाहती है छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, तो वह शेयर जारी करेगी। अब वह शेयर क्या हो सकता है, वह 100 रुपए के शेयर हो सकते हैं, 50 रुपए के शेयर हो सकते हैं, या 100 रुपए के 50 रुपए के शेयर हो सकते हैं, 25 रुपए के शेयर हो सकते हैं। तो इस 2 लाख रुपए को यह तमाम हिस्सों में डिवाइड करेगी, और इसे शेयरों के रूप में कन्वर्ट करेगी, 100 रुपए, 50 रुपए या 25 रुपए के रूप में। ठीक है, अब देखिए ये जब शेयर के रूप में डिवाइड हो गया, तो वह शेयर अब शेयर मार्केट से लोग खरीदेंगे। जब आम जनता के लोग इसे खरीदेंगे, तो जो भी आदमी इस शेयर को खरीदेगा, मान लीजिए 100 रुपए के आपने 10 शेयर खरीदे, तो 100 रुपए के जब आपने 10 शेयर खरीदे, तो आपका कुल इसमें निवेश कितना हो गया, 1000 रुपए निवेश हो गया। ठीक है ना, अब ये 2 लाख की जो कंपनी थी, इसमें 1000 रुपए आपका लगा हुआ है, यानी आपकी इस कंपनी में क्या हो गई, हिस्सेदारी हो गई। ठीक है, आपकी इस कंपनी में क्या हो गई, हिस्सेदारी हो गई, और आप जो है इस कंपनी के मालिक हो गए। ठीक है, कितने के मालिक हो गए, 1000 रुपए के मालिक। ठीक है, 10 शेयर आपके पास है, और आप अपनी इच्छा अनुसार चाहेंगे तो उसे बेचेंगे, और चाहेंगे तो उसे होल्ड किए रहेंगे, रखे रहेंगे, संरक्षित किए रहेंगे, और आप यह बार बार बताएंगे कि एग्जाम कांकर्स चैनल में आपकी हिस्सेदारी 1000 रुपए की है, यानी 2 लाख की कंपनी में 1000 रुपया आपका लगा हुआ है। ठीक है ना, तो जो एग्जाम कांकर्स ने यह शुरुआत की और पहली बार जो शेयर आम जनता को बेचा, उसे कहते हैं आईपीओ। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए आईपीओ लाया क्यों जाता है, तो मैंने वही बताया कि आईपीओ, मान लीजिए आईपीओ लाया क्यों जाता है। ठीक है, तो आईपीओ लाया क्यों जाता है, अभी हमने उसके बारे में आपको बताया, लेकिन थोड़ा डिटेल से बता देते हैं कि आखिर आईपीओ लाया क्यों जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने ऊपर ही बताया कि आईपीओ लाया क्यों जाता है, तो पहला जो सबसे बड़ा कारण है आईपीओ लाने का, वह है पैसा जुटाने के लिए। ठीक है ना, किसके लिए, पैसा जुटाने के लिए आईपीओ लाया जाता है। ठीक है, अगर किसी कंपनी को अपना विस्तार करना है, तो वह क्या करती है, वह आईपीओ के माध्यम से पैसा जुटाती है, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, तो कंपनी अगर कोई विस्तार करना चाहती है, कोई नई टेक्नोलॉजी लेनी चाहती है, या मान लीजिए कि कंपनी पे कोई कर्ज ही है उसे चुकाना चाहती है, तो वो क्या करती है, आईपीओ ले आती है। तो पहला जो उद्देश्य होता है, आईपीओ लाया क्यों जाता है, तो आईपीओ लाया जाता है पैसा जुटाने के लिए। दूसरा, इससे कंपनी की लोकप्रियता बढ़ती है। ठीक है, क्या बढ़ती है, लोकप्रियता के लिए भी यह जो है लाया जाता है। अब लोकप्रियता कैसे बढ़ती है, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन जब वो शेयर बाजार में लिस्टेड हो जाती है, तो क्या होती है, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। शेयर बाजार में जब लिस्टेड हो जाएगी, तो उसका नाम हो जाएगा कि फला कंपनी नया नया शेयर बाजार में लिस्टेड हुई, तो नाम बढ़ जाएगा और उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है।
ठीक है, नाम और ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए भी शेयर बाजार में कंपनी लिस्टेड होना चाहती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है आईपीओ का, खैर ये कंपनी का कोई अपना वो नहीं होगा, यह निवेशकों को फायदा देने के लिए भी यह किया जाता है, आईपीओ लाया जाता है। ठीक है, निवेशकों को फायदा देने के लिए, ठीक है, फायदा देने के लिए भी आईपीओ लाया जाता है, क्योंकि जो लोग शेयर खरीदे रहते हैं तो शेयर की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, तो जब शेयर की वैल्यू ऊपर जाती है तो आप उसे सेल करके कुछ पैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये विभिन्न कारण है आईपीओ के लिए। अब बाकी आईपीओ खरीदा कैसे जाता है, तो वह शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, तो फिर कैसे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा खरीदा जाता है, ये सब अलग विषय है। ठीक है, हमारी परीक्षा के लिए जो जरूरत है वो इतनी ही है। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब आईपीओ से पैसे जुटाने के मामले में दुनिया में शीर्ष देश कौन सा है वर्ष 2024 में, तो वह है भारत। इसने 19.5 अरब डॉलर या 1.64 लाख करोड़ रुपए का धन जुटाया, जो दुनिया में आईपीओ में लगे धन का 23% है, लगभग 1/4 है। ठीक है, तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आईपीओ के बारे में जितनी मेरी समझ थी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब चलिए आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में किसान सम्मान निधि, ठीक है, की 19वीं किस्त, कौन सी किस्त है ये, 19वीं किस्त है, जारी की है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी जो परीक्षाओं का पैटर्न बदला है कि तिथियां पूछने का जो क्रम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कि पहले परीक्षाओं में तिथियां नहीं पूछी जाती थी, अब क्या करता है, अब आयोग के पास प्रश्नों की संख्या लिमिटेड हो गई है, वो प्रश्न वही उसी जगह से पूछता है, लेकिन तिथियां पूछ देता है, संख्याएं पूछ देता है कि कौथी बैठक थी, कौथा सम्मेलन था। ठीक है, तो इससे जो है प्रश्न को कठिन कर दिया जाता है, तो इसीलिए मैंने जो है इन सब चीजों को भी मार्क करना शुरू कर दिया है। कि अब देखिए किसान सम्मान निधि की ये कौथी किस्त है, तो याद रखिएगा यह 19वीं किस्त है। ठीक है, अब 19वीं किस्त किसान सम्मान निधि की जारी की गई है, और प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से यह 19वीं किस्त जारी की है। तो बिहार में किस स्थान से जारी किया है आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है पटना, और ऑप्शन डी है बोधगया। तो बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले से किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की है। ठीक है, तो यह जारी किया है भागलपुर से। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। ठीक है ना, अब एक चीज और ध्यान रखिए, किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब हुई थी, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप इसका क्या जवाब देंगे, किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब से हुई थी, शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, अब इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कि किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब हुई थी। मैं आपको बहुत सहयोग कर सकता हूं, तो आपको ऑप्शन दे सकता हूं। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है कि वर्ष 2018 में, वर्ष 2018 में। ठीक है, ऑप्शन बी है वर्ष 2019 में। ठीक है, वर्ष 2019 में। ऑप्शन सी है वर्ष 2021 में। ठीक है, और ऑप्शन डी है वर्ष 2016 में। ठीक है, तो बताइए किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, यह प्रश्न है और इसका आंसर आपको देना है। मैंने आपके सहयोग के लिए, आपकी आसानी के लिए 4 ऑप्शन दे दिए हैं कि वर्ष 2018 में हुई थी, वर्ष 2019 में हुई थी, वर्ष 2021 में हुई थी, और वर्ष 2016 में हुई थी। ठीक है, तो आपको यह बताना है। देखिए जो ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होती है ना वो बहुत आसान होती है, कारण है कि उसमें आंसर आपके सामने होता है, सिर्फ आपको पकड़ना होता है, सोचना कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो प्री परीक्षाएं होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होती हैं, वो भाग्य पे कम कर्म पे ज्यादा आधारित होती हैं, क्योंकि जितनी मेहनत से आप चीजों को पढ़े रहते हैं, चूंकि आंसर आपके सामने रहता है। ठीक है, पकड़ना आपको रहता है, पहुंचना आपको वहां तक रहता है। आंख बंद करके भाग्य के भरोसे कितने प्रश्न आप सही करेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए कि जब जहां भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो, जहां भी प्री परीक्षा हो, मैक्सिमम चीजों को पढ़ने का प्रयास करिए, पीवाईक्यूज करने का प्रयास करिए, थ्योरी जो आपने पढ़ा है उस पर पीवाईक्यू बनाइए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। एक चीज और है,
जो इस समय परीक्षा का पैटर्न है उसके हिसाब से क्या है कि अगर किसी प्रश्न को आप पढ़ते हैं तो उसको ए टू जेड पढ़ने का प्रयास करिए। आपने 10 ही प्रश्न पढ़े लेकिन उस 10 का ए टू जेड पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि प्रश्न को कभी कथन कारण में पूछा जा सकता है, कभी एक से अधिक सही में पूछा जा सकता है, और चूंकि प्रारूप बदल रहा है जिसे आप डर के कहते हैं कि ये मॉडरेट प्रश्न है, प्रश्न वही है, ठीक है, पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया तो आपने उसे मॉडरेट नाम दे दिया। और आपसे अगर यह प्रश्न गलत हो गया या किसी टीचर ने उतना विस्तार से नहीं पढ़ाया तो आप उसे कोसते हैं, स्वयं को कोसते हैं, परेशान रहते हैं, ठीक है। इसलिए जिस चीज को पढ़िए उसको कंप्लीट पढ़िए, भले ही आप एक दिन में 5 ही प्रश्न पढ़िए लेकिन वो 5 प्रश्न को कायदे से पढ़ लीजिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपको उसकी हर नस पता होगी कि कौन से नस से इसे ऑक्सीजन जा रहा है, कौन से जो है इससे जो है रक्त का प्रवाह हो रहा है, कौन से शुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है, कौन धमनी कौन सिरा है, तो आपसे यह प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इससे आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षा में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो विस्तार से पढ़िए। अब इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दीजिएगा कि किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब से हुई थी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, किसान सम्मान निधि की ये 19वीं किस्त जारी की गई है, ठीक है। अब बताइए कुल कितने किसानों के खाते में यह धन दिया जाता है, तो 9.8 करोड़ किसान हैं, ठीक है। इनके 9.8 करोड़ खातों में, मतलब इतने किसानों के खातों में यह धन भेजा जाता है, ठीक है। 8.9 करोड़ किसानों के 9.8 करोड़ किसानों के खाते में यह धन भेजा जाता है, ठीक है। और जो है एक बार में लगभग 22,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होते हैं। कितने? 22,000 करोड़ रुपए, 22,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भागलपुर की रैली में संबोधित करते हुए यह कहा कि अभी तक किसान सम्मान निधि के थ्रू 3.70 लाख करोड़ रुपए 3.70 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के तहत जो है 3.70 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं, ठीक है, भेजे जा चुके हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। 3.70 लाख करोड़ रुपए अभी तक किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के तहत भेजे जा चुके हैं। 9.8 करोड़ खातों में 9.8 करोड़ लिस्टेड किसान हैं, उनके खातों में यह धन भेजा जाता है और एक बार में लगभग 22,000 करोड़ रुपए भेजा जाता है, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और यह जरूर बताइएगा कि किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब से हुई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ये भागलपुर याद रखिएगा, भागलपुर से 19वीं किस्त जारी की गई है, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 का शुभारंभ किया है? आपको बताना है कि हाल ही में किसने वित्तीय साक्षरता सप्ताह या फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए है सिडबी यानी SIDBI, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी है SBI और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसने वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 का शुभारंभ किया है? जल्दी से अपने आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है इसका शुभारंभ किसने किया है? RBI ने किया है, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह या फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 का शुभारंभ किसने किया है? RBI ने किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह का उद्देश्य क्या है? इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है? यह जो है बैंकिंग सेवाओं के बारे में बैंकिंग सेवाओं के बारे में बैंकिंग सेवाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, ठीक है। बैंकिंग सेवाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, ठीक है। बैंकिंग सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना, यह टारगेट है वित्तीय साक्षरता सप्ताह का, ठीक है ना। अब देखिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब से कब मनाया जा रहा है इस बार? तो यह मनाया जा रहा है 24 फरवरी से लेकर के 24 से 28 फरवरी तक, ठीक है। 24 से 28 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है RBI द्वारा। अब इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई? वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाने की
मनाने की शुरुआत कब से हुई? ठीक है, आपको यह बताना है। आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाने की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई वर्ष 2016 से। कब से हुई? वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाने की शुरुआत जो होती है वो कब से हुई है? तो वह वर्ष 2016 से हुई है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब एक चीज और, वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। कौन है आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं? आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? तो वह है संजय मल्होत्रा। इनका नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में जो है विशेष व्यक्तियों के बारे में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा कि आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है। तो देखिए, बैंकिंग सेवाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, यह है वित्तीय साक्षरता सप्ताह का उद्देश्य। और 24 से 28 फरवरी के बीच में यह वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाने की जो शुरुआत हुई, यह शुरुआत कब हुई? वर्ष 2016 में हुई, ठीक है। आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। एक बात और बच जा रही है कि जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह वर्ष 2025 में मनाया जा रहा है उसका विषय क्या है इस बार का विषय? तो इस बार का जो विषय है वह है वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, ठीक है। वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि इस बार का विषय है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना। आरबीआई द्वारा जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 मनाया जा रहा है उसका विषय क्या है? वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि उसका विषय है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए आज के चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है गुवाहाटी असम राज्य में झुमोइर विनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कौन सा कार्यक्रम? झुमोइर विनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? अब देखिए, झुमोइर विनंदिनी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया गुवाहाटी असम में। एक प्रश्न के रूप में आप इसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। झुमोइर विनंदिनी कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? आपको यह बताना है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। तो ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी है हेमंत बिश्व शर्मा। तो बताइए कि इसका उद्घाटन झुमोइर विनंदिनी कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया जो गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया? तो इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है, नरेंद्र मोदी ने झुमोइर विनंदिनी कार्यक्रम का उद्घाटन किया, ठीक है। अब देखिए, आखिर झुमोइर विनंदिनी कार्यक्रम में ऐसी क्या विशेषता थी कि उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। स्वयं प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, इसका मतलब यह विशेष कार्यक्रम हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, झुमोइर विनंदिनी कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ वो उसका उद्देश्य क्या था? तो असम के चाय उद्योग के असम के चाय उद्योग असम के चाय उद्योग के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे होने के उपलक्ष्य में ठीक है, असम के चाय उद्योग के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में असम सरकार द्वारा झुमोइर विनंदिनी कार्यक्रम यानी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो असम के चाय उद्योग के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में असम सरकार द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कौन सा कार्यक्रम है? यह है झुमोइर विनंदिनी कार्यक्रम। और इसीलिए मैंने कहा ना कि कुछ विशेष बात होगी क्योंकि डायरेक्ट प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया झुमोइर विनंदिनी कार्यक्रम का, ठीक है। अब देखिए, इस कार्यक्रम में 8000 से अधिक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी है, ठीक है। 8000 से अधिक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी है इसमें, ठीक है, अपनी प्रस्तुति दी। यह भी एक बड़ी बात है कि एक कार्यक्रम में 8000 से अधिक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी है, ठीक है। तो यह भी विशेषता है।
तो याद रखिएगा, झुमोइर विनंदिनी कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया गया है? तो यह किया गया है असम के चाय उद्योग के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और अगर प्रश्न आपसे यह पूछा जाए कि झुमोइर विनंदिनी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया गुवाहाटी, असम में। इस प्रश्न को 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है और वो सारे तरीके हमने आपको बता दिए। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 5वां प्रश्न है वह है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मायाधर राउत का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? अब देखिए, यह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे। इनका नाम है मायाधर राउत और इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह इनका संबंध किससे था? तो ऑप्शन ए है गायन, ऑप्शन बी है वादन, ऑप्शन सी है नर्तक और ऑप्शन डी है पत्रकार। तो बताइए कि मायाधर राउत जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इनका संबंध किससे था? जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए, यह प्रश्न उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके जीएस के हिस्से में कला संस्कृति का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है, उसमें विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में और कला संस्कृति के बारे में भी अलग से पूछे जाने के लिए डायरेक्ट कहा गया है। साथ ही आरओ की परीक्षा, यूपी पीसीएस की परीक्षा, बीपीएससी की परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए मायाधर राउत कौन थे? तो यह थे एक नर्तक। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। मायाधर राउत कौन थे? मायाधर राउत एक नर्तक थे। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यह एक ओडिसी नर्तक थे। ठीक है, कौन से थे? मायाधर राउत एक ओडिसी नर्तक थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्हें जो है शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ ओडिसी को पुनर्जीवित करने के लिए याद किया जाता था। ठीक है, तो मायाधर राउत एक ओडिसी नर्तक थे और इन्हें जो है ओडिसी को पुनर्जीवित करने के लिए, ठीक है, ओडिसी को पुनर्जीवित करने के लिए याद किया जाता है। ठीक है, पुनर्जीवित करने के लिए याद किया जाता है मायाधर राउत को। ठीक है, ये ओडिसी नर्तक थे और इन्हें ओडिसी को पुनर्जीवित करने के लिए याद किया जाता है। और इन्हें वर्ष 2010 में, कब? वर्ष 2010 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया मायाधर राउत को। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, मायाधर राउत इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह ओडिसी नर्तक थे और ओडिसी को पुनर्जीवित करने के लिए इन्हें याद किया जाता है, इसीलिए इन्हें वर्ष 2010 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अब आज के 6वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 6वां प्रश्न है वह है कि यूएई की राजधानी अबू धाबी में आयोजित नाउडेक्स और आईडेक्स 2025 किस भारतीय तटरक्षक जहाज ने भागीदारी की? ठीक है, यूएई की राजधानी अबू धाबी में नाउडेक्स और आईडेक्स 2025 में, यहां में कर दीजिए चूंकि वाक्य नहीं बन रहा है, 2025 में किस भारतीय तटरक्षक जहाज ने भागीदारी की है? तो ऑप्शन ए है आईएनएस सूर, ऑप्शन बी है आईएनएस शार्दुल, ऑप्शन सी है आईएनएस वाघसीर और ऑप्शन डी है आईएनएस नीलगिरी। तो बताइए कि यूएई की राजधानी अबू धाबी में आयोजित नाउडेक्स और आईडेक्स 2025 में किस भारतीय तटरक्षक जहाज ने अपनी भागीदारी की है? ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। अब देखिए, इसमें किस भारतीय तटरक्षक जहाज ने भागीदारी की है? तो वह है आईएनएस सूर। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। आईएनएस सूर ने नाउडेक्स और आईडेक्स 2025 में भागीदारी की। अब आइए जानते हैं कि नाउडेक्स और आईडेक्स 2025 क्या होता है। इसके बारे में इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। देखिए, नाउडेक्स नाउडेक्स का फुल फॉर्म क्या है? नाउडेक्स का फुल फॉर्म है नेवल डिफेंस एग्जीबिशन। ठीक है, नेवल डिफेंस एग्जीबिशन। ठीक है, और आईडेक्स क्या है? आईडेक्स का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस।
ठीक है। नाउडेक्स का फुल फॉर्म क्या है? नेवल डिफेंस एग्जीबिशन, और आईडेक्स का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस। अब देखिए, नाउडेक्स और आईडेक्स यह दोनों एक साथ आयोजित किया जाता है। मुख्य रूप से आईडेक्स का आयोजन होता है, जिसके साथ साथ नाउडेक्स का आयोजन होता है। नाउडेक्स क्या है? नेवल डिफेंस एग्जीबिशन है, मतलब यह एक नौसैनिक रक्षा प्रदर्शनी है। क्या है? नौसैनिक रक्षा प्रदर्शनी, नौसैनिक रक्षा प्रदर्शनी है। और आईडेक्स का मतलब है कि यह जो है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो है नौसैनिक रक्षा प्रदर्शनी यानी नाउडेक्स का भी आयोजन आईडेक्स के साथ ही किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें भारत की तरफ से आईएनएस सूर ने हिस्सा लिया था। साथ ही एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो इस बार यूएई की राजधानी अबू धाबी में इसका आयोजन हुआ है, वहां पे भारत और रूस की जो ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली है, ब्रह्मोस देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली इसे भी प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, प्रदर्शित किया गया है। इस एग्जीबिशन में, इस प्रदर्शनी में ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली को भी प्रदर्शित किया गया है। और ब्रह्मोस किसका संयुक्त उपक्रम है? तो भारत व रूस का है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए, इसके एक प्रश्न और बन सकता है कि नाउडेक्स और आईडेक्स 2025 मतलब इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस देश में किया गया? तो वह किया गया यूएई की राजधानी अबू धाबी में। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। अब बाद में जो दूसरा प्रश्न हमने पूछा है कि आईएनएस सूर ने किस भारतीय तटरक्षक जहाज ने भागीदारी की? तो आईएनएस सूर ने किया है। ठीक है, साथ ही वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली को भी प्रदर्शित किया गया है, जो भारत और रूस की संयुक्त मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, दोनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं आज के 7वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है एशिया आर्थिक वार्ता का नवा संस्करण 20 से 22 फरवरी 2025 तक कहां आयोजित किया जाएगा? अब आपको बताना है कि एशिया आर्थिक वार्ता का नवा संस्करण 20 से 22 फरवरी 2025 तक कहां आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से अपने आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए कि एशिया आर्थिक वार्ता का जो नवा संस्करण है वह 20 से 22 फरवरी 2025 तक कहां आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। इसका आयोजन, एशिया आर्थिक वार्ता के नवे संस्करण का आयोजन कहां किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है, और महाराष्ट्र के पुणे में यह आयोजित हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए, जो वर्ष 2025 में एशिया आर्थिक वार्ता के नवे संस्करण का आयोजन हुआ, उसकी थीम क्या थी? थीम के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी थीम थी विखंडन के युग में, विखंडन के युग में, विखंडन के युग में अधिक लचीलापन, विखंडन के युग में अधिक लचीलापन। ठीक है, विखंडन के युग में अधिक लचीलापन, यह इसकी थीम थी। अब देखिए, इसके बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो इस बार का आयोजन हुआ एशिया आर्थिक वार्ता के नवे संस्करण का आयोजन, यह पूरे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। यहाँ जो मुख्य रूप से जो वार्ता हुई वो किस पे हुई? एक तो हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे यानी एआई पे वार्ता हुई। ठीक है, और दूसरा जो है स्वचालन, एआई और स्वचालन जैसे मुद्दों पर वार्ता हुई। ठीक है ना, और इसमें भू अर्थशास्त्र के प्रमुख विषयों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन, तो एआई, स्वचालन और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के असर की भी चर्चा होती है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ा, इस प्रभाव क्या पड़ रहा है, इस पे भी चर्चा की गई। ठीक है ना, तो एआई की चर्चा हुई। एआई के बारे में, इसे कृत्रिम मेधा भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृत्रिम मेधा के नाम से भी आपको कहीं लिखा मिल जाए तो आप जानिएगा कि वो एआई की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो एआई, स्वचालन और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चर्चा हुई। ठीक है ना, अब देखिए, इस वार्ता का जो आयोजन है वो किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किसने किया? आयोजन किया भारत के विदेश मंत्रालय ने। किसने आयोजन किया? तो विदेश मंत्रालय ने इसका आयोजन किया। और उसके साथ साथ
पुणे इंटरनेशनल सेंटर, ठीक है, पुणे इंटरनेशनल सेंटर, पुणे इंटरनेशनल सेंटर, इसे PIEC के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसने संयुक्त रूप से जो है इसका आयोजन किया, विदेश मंत्रालय भारत के और पुणे इंटरनेशनल इकोनॉमिक सेंटर, इसने जो है संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया, ठीक है। अब देखिए एशिया आर्थिक वार्ता जो है यह एशिया के आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को भी याद रखिएगा। इसमें जो है नीति निर्माता, विचारक और उद्योग जगत के नेता शामिल होते हैं। इसमें शामिल कौन कौन से होते हैं? देखिए नीति निर्माता शामिल होते हैं, चूंकि एशिया के आर्थिक मुद्दों पर इसमें चर्चा होती है तो इसमें नीति निर्माता शामिल होते हैं, इसमें विचारक शामिल होते हैं और इसमें उद्योग जगत के नेता शामिल होते हैं। उद्योग जगत के नेता इसमें शामिल होते हैं, इस एशियन आर्थिक वार्ता में, ठीक है ना, शामिल होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए जो महत्वपूर्ण है कि एशिया आर्थिक वार्ता के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में, और वो भी महाराष्ट्र के पुणे में। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी विखंडन के युग में अधिक लचीलापन, ठीक है। और वार्ता का जो मुख्य विषय था वह था AI, स्वचालन और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज का 8वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव, जिसे सोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव या इसे सोल के नाम से जानते हैं। सोल 2025 के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव या इसे सोल के नाम से जानते हैं। और सोल 2025 के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू ने, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी ने और ऑप्शन डी है जगदीप धनखड़ ने। तो जल्दी से आप अपने आंसर हमें बताइए कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव, जिसे सोल के नाम से जानते हैं, इसके पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, अब देखिए इसका उद्घाटन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव या सोल 2025 के जो पहले संस्करण है उसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कहां पर उद्घाटन किया है? नई दिल्ली के भारत मंडपम में, ठीक है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में, ठीक है, भारत मंडपम में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। देखिए इसको मैं लिख देता हूं कायदे से, क्योंकि आप हो सकता है इसका नोट्स भी लें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया और इसके पहले संस्करण का जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, अब चलिए आज का 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला को मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हीली से प्रशस्ति पत्र मिला है? आपको बताना है कि हाल ही में किस भारतीय महिला को मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हीली ने प्रशस्ति पत्र दिया है। तो ऑप्शन ए है सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी है नीता अंबानी, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण और ऑप्शन डी है जया बच्चन। तो बताइए कि मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हीली ने किस भारतीय महिला को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है? तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। तो देखिए वह है नीता अंबानी, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नीता अंबानी को मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हीली ने प्रशस्ति पत्र दिया है, ठीक है ना। अब देखिए पहले मैसाचुसेट्स कहां है? तो यह यूएसए का एक राज्य है, ठीक है, क्या है? यह यूएसए का एक राज्य है। मैसाचुसेट्स का है, कहां स्थित है? तो यह यूएसए का एक राज्य है। बस इतना ही जानना है इसके बारे में। अब देखिए यहाँ की गवर्नर है मौरा हीली। इन्होंने जो भारतीय महिला है नीता अंबानी को इन्होंने प्रशस्ति पत्र दिया है। अब क्यों प्रशस्ति पत्र दिया है, किसके लिए दिया है? तो देखिए नीता अंबानी को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और महिला सशक्तिकरण, और जो है महिला सशक्तिकरण में परोपकारी योगदान के लिए, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मतलब उल्लेखनीय कार्य के लिए
उल्लेखनीय कार्य के लिए, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इन्होंने, जो मैसाचुसेट्स की गवर्नर है, उन्होंने इन कामों के लिए इन्हें प्रशस्ति पत्र दिया है। ठीक है, प्रशस्ति पत्र दिया है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नीता अंबानी को मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हिली ने प्रशस्ति पत्र दिया है। अब देखिए नीता अंबानी कौन है, तो यह रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा, मतलब यह रिलायंस इंडस्ट्री से संबंधित है। रिलायंस फाउंडेशन, यह रिलायंस इंडस्ट्री नहीं, रिलायंस फाउंडेशन की, याद रखिएगा, इंडस्ट्री नहीं है, रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक व अध्यक्ष हैं। कौन है? नीता अंबानी। ठीक है, बाकी आप इनके बारे में पर्याप्त जानते हैं। नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक व अध्यक्ष है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह भी, क्योंकि यह देखिए, एक तो यूएसए के एक स्टेट राज्य मैसाचुसेट्स की गवर्नर के द्वारा दिया गया एक पुरस्कार है, मतलब प्रशस्ति पत्र है, और दूसरे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की यह पत्नी है, नीता अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी की पत्नी है, तो इनको दिया गया है, इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को संवे स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देखिए, किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना, कौन सी परियोजना है? वन प्रबंधन परियोजना, और इसको संवे स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए, वन प्रबंधन परियोजना है, 100वां स्कॉच शिखर सम्मेलन होता है, और उसमें स्कॉच पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाता है। वह किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को? तो ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो बताइए, किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को संवे स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए, वह राज्य है नागालैंड। ठीक है, तो स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो वह है नागालैंड है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, नागालैंड की जो वन प्रबंधन परियोजना है, जिसे कहते हैं नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, NFMP। ठीक है, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, या इसे वन प्रबंधन, नागालैंड की वन प्रबंधन परियोजना के नाम से जानते हैं। इसके 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखिए 100वां स्कॉच शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यह अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली। ठीक है, तो 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया? इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और यहीं पे स्कॉच पुरस्कार 2024 से नागालैंड राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे 26 फरवरी के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे। वह ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक आपका हमें बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, एनर्जी देता है और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको इन तथ्यों की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की PDF ले सकते हैं। अभी जो PDF वहां नहीं उपलब्ध होगी उसको मैं अभी चेक करके सारी PDF अपलोड कर देता हूं, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।